MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान में हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। जापान की धरती पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व यह सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं है, यह 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस खबर को राजनीति के ऐनक से देखेंगे या राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से? क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री विदेश जाता है तो वो पार्टी का नहीं होता, प्रदेश का चेहरा होता है, और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो लाभ पूरे देश को मिलता है। आज अगर जापान से निवेश आता है तो फैक्ट्री यूपी में लगेगी, रोजगार वहीं के युवाओं को मिलेगा। लेकिन ना, विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है। कहते हैं कि जो सरहद के बाहर देश का मान बढ़ाए वही असली सिपाही कहलाए। सवाल पूछे जाने चाहिए, हम भी पूछेंगे कि एमओयू कितने जमीन पर उतरेंगे, निवेश कितने रोजगार में बदलेंगे, और क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जमीन पर दिखेगा कि नहीं। लेकिन ये सवाल विपक्ष की मंशा की तरह विकास रोकने के लिए नहीं होंगे, सवाल विकास सुनिश्चित करने के लिए होंगे, और यही होने चाहिए। वो राजनीति ही क्या जो राष्ट्र से ऊपर हो जाए। असली सियासत वही है जो देश के काम आए। याद रखिए, जब निवेश आता है तो झंडा सिर्फ पार्टी का नहीं, तिरंगा ऊंचा होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। इस दौरान वो जापानी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं। सीएम योगी ने जापान में मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मिंडा कॉर्पोरेशन को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा योगी ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर तोशिहिरो सुजुकी के साथ मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग काफी सफल रही है। सीएम योगी अगले दिन भी जापानी कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात पर उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। जापान में सीएम योगी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपी के विकास पर चर्चा की। सीएम योगी ने अयोध्या की देव दीपावली और प्रदेश के दंगों से मुक्ति दिलाने का भी जिक्र किया। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा, अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा। कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। जापान में सीएम योगी ने भारत और जापान के रिश्तों पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जापान को राइजिंग सन की धरती कहा जाता है, लेकिन भारत सन ऑफ द सन की भूमि है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी परंपरा में जन्मे थे और महात्मा बुद्ध ने उसी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जापान सन ऑफ लैंड है, सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है, और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। एक तरफ योगी यूपी में निवेश लाने के लिए विदेशों में मीटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने योगी को क्योटो और टोक्यो ना जाने पर भी तंज कसा। मुझे लगता है अगर फोन टोक्यो से आया है और राजभवन में कोई तैयारी चल रही है तो इसका मतलब हो सकता है कुछ शपथ हो रही है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पीडब्ल्यू मिलेगा, एक को मिलेगा जेल विभाग कारागार, और एक को मिलेगा पीडीएस सिस्टम वाला, जो क्या बोलते हैं खाद्य। तो ये सब 3 महत्वपूर्ण हमारे एक्स समाजवादियों को लगता है मिलने जा रहा है। उनको मैं अभी शुभकामनाएं देता हूं।
योगी जापान से पहले सिंगापुर दौरे पर गए थे। वहां से वो करीब 1 लाख करोड़ का निवेश लेकर लौटे हैं। सिंगापुर में योगी ने करीब 60,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि योगी जापान से कितना निवेश लेकर वापस लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी महान संत ने कहा है कि लूटोगे तो एक न एक दिन कुटोगे। यह एक ब्रह्म वाक्य है जो नैतिकता की कसौटी के पन्नों पर लिखा गया है। अब यह कोई अधिकारी भी हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है और कोई नेता भी हो सकता है जो हमारे आपके पैसे से, सरकारी पैसे से, काले पैसों से, इधर उधर के पैसों से, उगाही के पैसों से बड़ा बनता है, धनकुबेर बन जाता है। खैर, आज जो यूपी में हुआ उससे जनता यह जानना चाहती है कि यह न्याय की दस्तक है या सियासत की पटकथा है। करीब करीब 13 घंटे से छापा चल रहा है। 50 अफसरों की टीम, दरवाजे बंद हैं, फाइलें खुली हैं और सियासत की धड़कन तेज है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक के ठिकानों पर इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर सब कुछ साफ था तो 13 घंटे क्यों लग रहे हैं, क्या मिला और क्या नहीं मिला, जनता यह भी जानना चाहती है। यूपी के लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। आईटी के अधिकारी उमाशंकर सिंह के घर की तलाशी ले रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इस छापेमारी में 10 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस फोर्स शामिल हैं, जो उमाशंकर सिंह के घर पड़े दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह के घर अचानक हुई इस छापेमारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये उनका आवास है और छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से, CSIL के नाम से इनका यहाँ पर ऑफिस भी। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे के बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम जो है उसमें बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डिपार्टमेंट को कई बड़े सबूत जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है हाथ लगे हैं। उसमें ना सिर्फ एक डायरी बरामद की गई है और डायरी के साथ साथ कुछ लैपटॉप और साथ ही साथ हार्ड डिस्क भी बरामद की गई है। डायरी की अगर हम बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसमें कई बड़े नौकरशाहों के नाम भी सामने आए हैं। उमाशंकर सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनकी सभी दलों से अच्छी पैठ है। PWD के बड़े ठेकेदार भी हैं। हाल ही में यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह से उनकी जुबानी जंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये मामला एक ब्रिज के उद्घाटन से जुड़ा था। इसके ठीक बाद उनके घर आईटी के छापे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार्रवाई वित्तीय लेन देन और उनकी संपत्ति। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल में हैं और देखिए कैसे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे एक नए आयाम को छू रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है कि दो देशों के ये जो सिरमौर हैं वो कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस वक्त हम आपको इजरायल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। 2 दिनों का ये दौरा है और ये 2 दिनों का दौरा दोनों देशों के बीच में नए संबंधों को, नए दोस्ती के आयामों को बताएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा। 2 दिन के दौरे में क्या क्या होने वाला है। कुछ व्यापारिक समझौते होंगे, कई MOU साइन होने वाले हैं और पूरा विश्व देख रहा है कि 2 ताकतें आपस में मिल रही हैं। हालांकि 9 साल के बाद ये मुलाकात जरूर हो रही है, लेकिन इससे पहले भी जब भी अगर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के बारे में, नेतन्याहू के बारे में एक्स पर पोस्ट करके जानकारियां साझा करते रहते हैं और यही चीज वहां से भी होती है। ये झंडे बता रहे हैं दोनों देशों की जो दोस्ती की गाथा है वो पूरी दुनिया देख रही है। कुछ और अहम जानकारियां मैं इस दौरे से जुड़ी हुई आपको दे देता हूं। ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे पहले जब पीएम वहां जा रहे थे तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और इजरायल की ओर से भी, इजरायली पीएम की ओर से एक वेलकम पोस्ट लिखा गया। इजरायल में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक, इसका ये भावार्थ था, ये हिंदी मतलब था और वही दिख रहा है।
गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। कई अहम कार्यक्रम भी हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ वहां पर संसद को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर और रिपोर्ट बताने से पहले सवाल ये है कि नोट पर लिखा है मैं धारक को भुगतान का वचन देता हूं, लेकिन क्या हमारा ये सरकारी सिस्टम जनता को भरोसे का वचन देता है? बुलंदशहर के कुछ लड़के नकली नोट छाप रहे हैं, लेकिन पाप का घड़ा भर गया, पकड़े गए, पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार हो गए। लेकिन यह सवाल क्या गिरफ्तारी भर है? नहीं, सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल सिस्टम की साख का है। बुलंदशहर की यह घटना सिर्फ जाली नोट की नहीं है, यह असली और नकली के बीच खड़े हमारे भरोसे की परीक्षा है। कहा जाता है कि भारतीय नोटों की सुरक्षा ऐसी है कि नकल नामुमकिन है, लेकिन जब गलियों में जाली नोट छपने लगे तो फिर यह सवाल उठाना लाजमी है, क्या सुरक्षा के दावे जमीनी हकीकत से बड़े हैं या फिर लालच की स्याही कानून की स्याही से गाढ़ी है? यहां सीधा सवाल किया जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जब आप कहते हैं कि नोट की कॉपी करना आसान नहीं है, तो फिर प्रिंटर और स्कैनर के जरिए यह खेल कैसे चल रहा है? क्या सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी आम लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए आप? क्या बैंकों और बाजारों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिली है? आप पर तो वही शायरी सटीक बैठती है कि नकल में भी अक्ल चाहिए, ये कहते थे उस्ताद, अब बच्चे ही उड़ा दे रहे हैं आपके सिस्टम की बुनियाद। अंत में मेरी ओर से यह भी जोड़ लीजिएगा कि लानत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जाली नोट मिले तो क्या करें, कैसे उसकी शिकायत करें। आप जाके इसके बैंक में भी शिकायत कर सकते हैं, स्थानीय पुलिस को भी बता सकते हैं। अब इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में नोटबंदी के बाद जब नए नोट जारी किए गए तो इसके फीचर्स को काफी सुरक्षित बताया गया। दावा किया गया कि नए नोटों का जाली नोट बनाना नामुमकिन है। देश भर में इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया गया कि नए नोटों के आने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और जाली नोटों का कारोबार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ये जानने के लिए आपको यूपी के बुलंदशहर की ये तस्वीर देखनी चाहिए। सरकार जिन नोटों के फीचर्स को सुरक्षित बता रही थी, आतंकी फंडिंग और जाली नोटों के कारोबार को तहस नहस करने का दावा कर रही थी, वो नोट बुलंदशहर में मामूली लड़के छाप रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मामूली से कलर प्रिंटर की मदद से। यानी अब नकली नोट छापने के लिए ना हाईटेक मशीन चाहिए और ना ही उसकी प्लेटें, ना तो बड़े टेक्नीशियन चाहिए और ना ही नोट के सिक्योरिटी फीचर। इन सब का काम सिर्फ एक प्रिंटर मशीन ही कर देगा। हैरानी की बात यह है कि बुलंदशहर के ये 3 लड़के कलर प्रिंटर की मदद से न सिर्फ नोट छापते थे, बल्कि इसे मार्केट में छोटी छोटी दुकानों पर खपाते भी थे। इन तीनों ने जाली नोटों के जरिए एक बड़े घपलेबाजी का प्लान भी बना लिया था। दरअसल ये तीनों आरोपी बैंक से 50 लाख का एक प्रॉपर्टी लोन लेने की तैयारी कर रहे थे और इसकी किश्तें नकली नोटों की मदद से ही जमा करने का प्लान बना रहे थे। आरोपियों ने इसके लिए बैंक में एक चालू खाता भी खुलवा लिया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12,000 रुपए के नकली नोट, 14,000 रुपए के छपे नोट छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 1 बाइक बरामद हुई। पुलिस ने जब इन तीनों को गिरफ्तार किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि तीनों के पास नोट छापने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने आरोपियों से एक कलर प्रिंटर, 500 रुपए के 12,000 के छपे और 14,000 के अनछपे नोट सहित बाइक बरामद की है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के साथ कौन कौन जुड़ा था। तीनों आरोपी संभल जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने अपनी तसल्ली के लिए इन आरोपियों से कैमरे पर एक नकली नोट छपवाया। पुलिस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आरोपी कलर प्रिंटर से नकली नोट छाप रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा जो नकली नोट छापकर बाजारों में छोटी मोटी दुकानों और पशुपैठ में चलाए जा रहे थे, जिसमें कामयाब होने पे आरोपी भूपेंद्र यादव ने बैंक से प्रॉपर्टी के नाम पर
करीब 50 लाख कर्मी लेने और लोन रिपेमेंट में नकली नोट जमा करने की योजना बनाई थी। ये तीनों शातिर युवक नकली नोट छापकर उसे बुलंदशहर के सब्जी मार्केट में खपाते थे। दुकानदारों को जब इन नोटों पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये नकली नोट भूपेंद्र यादव, राकेश यादव और कुंवरपाल नाम के आरोपी खपा रहे हैं। जिसके बाद इन तीनों को पकड़कर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिन नोटों को सरकार सिक्योर बता रही थी उसे तो मामूली लड़के ही छाप रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह है कि क्या नए नोटों को छापना इतना आसान है? क्या 500 के नए नोटों के आने से मार्केट में जाली नोटों का कारोबार और बढ़ा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नोटों को जब सुरक्षित बताया गया तो वो इतने आसानी से कलर प्रिंटर में कैसे प्रिंट हो जाते रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधी तस्वीरें हम आपको इजराइल से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा चल रहा है और उसी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दौरा बेहद अहम है। इजराइल में उत्साह है। जो भारतीय समुदाय के लोग इजराइल में रहते हैं, वहां भी जो प्रवासी वहां रहते हैं, उन लोगों में भी खासा उत्साह है। प्रवासियों ने इसे भारत और इजराइल के रिश्तों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित थे। उन्होंने पोस्ट किया, उसकी जानकारी साझा की और उधर नेतन्याहू ने भी उनका स्वागत किया है। कैसे स्वागत किया है वो तस्वीरें भी बेहद अहम थी। खुद नेतन्याहू वहां गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए और उन्हें सम्मान के साथ वहां रिसीव किया गया और एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई। एक नेत्रहीन सिंगर ने वहां प्रस्तुति दी उस जगह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे घुल मिलकर दोनों नेता, दोनों राष्ट्रों के सिरमौर जब आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। ये मुलाकात पूरी दुनिया देख रही है। ये मीटिंग पूरी दुनिया देख रही है। और अब से कुछ देर के बाद जब वो संसद को संबोधित करेंगे, ये बेहद ऐतिहासिक मौका होगा। कोई पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संसद को, इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। ये जानकारियां भी हैं। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जो MOU हैं वो भी साइन होने वाले हैं। तो ये दौरा बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है और इस दौरे से दोनों देशों को काफी लाभ मिलेगा। दोनों देश जो हैं अब अपने मित्रता की एक नई पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। इजरायली संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित तो करेंगे, इसके साथ साथ रक्षा पर, सुरक्षा पर चर्चा होगी, कृषि और जल प्रबंधन पर भी चर्चा होगी, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी और नए आयाम भी गढ़े जाएंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी और उसमें भी नए आयाम गढ़े जाएंगे। भारत और इजरायल दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीरें, अब जरा ये तस्वीरें देखिए कैसे भारतीय समुदाय के लोग वहां हाथ में झंडा लेकर, तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। गर्मजोशी के साथ उनके साथ मिल रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं और ये समुदाय आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय समुदाय दिख रहा है। दूसरे आसपास भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये उत्साह ये मोदी से मिलने का आप देखेंगे कैसे फोटो खिंचा रहे हैं ये लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजरायल में हैं और आप देखेंगे कि जो इंडियन डायस्पोरा है वहां उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान वो इन लोगों से, वहां के लोगों से मिल भी रहे हैं। लोग उनके साथ फोटो ले रहे हैं, हाथ में तिरंगा है। भारतीय प्रवासी जो वहां रहते हैं उनमें भी खासा उत्साह था। पहले भी उनके बयान आ रहे थे और वो इससे बड़े खुश थे। लेकिन यहाँ वक्त राष्ट्र सर्वोपरि में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कल फिर इसी समय पर नई खबरों के साथ और आपसे जुड़ी खबरों के साथ हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH